हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पार्ट सेकंड है उसको करेंगे डिस्कस बहुत शानदार तरीके से क्लास 12th का आईसी बोर्ड के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि इस साल जो पूरा आप लोगों का सिलेबस होगा वो मैं कवर करने वाला हूँ, चाहे आपका कॉमर्स का हो चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, आराम आराम से कवर करेंगे सारा चीज। तो गर्मी छुट्टी तक आते आते आप लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस लगभग लगभग मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स हो। ठीक है, तो आज हमने डिमांड के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह जो है, जो भी चीजें हमें कॉन्सेप्ट बच गए थे उन कॉन्सेप्ट को आगे आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह नहीं मिला है तो आप लोग जाकर जरूर एक बारी ले लीजिएगा। वहां पर जो टेलीग्राम है स्काइनॉमिक्स एकेडमी देख रहे हैं आप, ऊपर भी दिया हुआ है नीचे भी दिया हुआ है। स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें प्रॉपर तरीके का जो नोट्स होता है वो सब सारी चीजें दे दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसके आगे क्या आते हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड का फंक्शन, अगर कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस डिटरमिनेंट्स। मतलब उसके जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं, मतलब जिनके वजह से डिमांड में कोई चेंजेस आ सकता है। ठीक है, कोई भी जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं उनके डिमांड में जो भी चेंजेस आता है। ठीक है, मतलब क्या कि उसके डिटरमिनेंट, जैसे डिटरमिनेंट्स होता है प्राइस, है कि नहीं, डिटरमिनेंट्स हो गया। अभी एक एक करके डिटरमिनेंट्स को भी देखेंगे। जैसे कि डिटरमिनेंट हो गया प्राइस, ठीक है, इनकम हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इन सारी चीजों की वजह से जो भी सारा जो चेंज होता है डिमांड में, जो भी परिवर्तन आता है, ठीक है, उनके रिलेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो पी प्राइस, यहाँ पर पी मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव प्राइस जो भी होते हैं निकल के आते हैं, उसको वाई इनकम के हिसाब से फिर। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें जो है वो डिमांड फंक्शन के तौर पर एक बार देखा जाता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से, जी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ा दिया इसका मतलब क्या, चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। अब चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो एक तरीके का डिटरमिनेंट्स के रूप में काम कर रहा है। तो जो भी रिलेशनशिप होता है डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। अब आते हैं थोड़ा सा डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड फंक्शन, हाँ सॉरी, हमने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड जो स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज, कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारा क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घटता है। देखो लॉ ऐसा होता है ना, ऐसा कि हर जगह सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो एक तरीके से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। ऑल अदर डिटरमिनेंट्स, ऑल अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। और सारे डिटरमिनेंट्स क्या होंगे भाई, कांस्टेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन रहता है उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, जो शो करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लो कि इनकम के बढ़ने और घटने की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आ रहा है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर थिंग रिमेन्स इक्वल, कि सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, कि जब प्राइस राइज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। अब इसका जो देखो, समझो यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर पहले था प्राइस इतना मान लो, अब प्राइस एक तरीके से यहाँ बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ P4 से P3, अब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाला, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड। तो इसको बोलेगा डिमांड का जो कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड कर्व होता है। डिमांड का जो स्लोप होता है ऐसे बोल सकते हैं, डिमांड स्लोप इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसमें होगा भाई, डाउनवर्ड होगा, डिमांड का स्लोप होगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझकर चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ एजम्पशंस हैं
कि जिसको फॉलो करके चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द अजम्पशन, कि लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा भाई, कि जब प्राइस यहाँ पर है, क्वांटिटी यहाँ पर है, तो प्राइस जब बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड ऐसे आ रहा है। तो कब ये काम करेगा, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, नो चेंज इन द, अभी मैंने बताया ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ना टेस्ट में ना प्रेफरेंस में किसी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि टेस्ट, अगर मान लो कि किसी भी चीज का अगर टेस्ट बदल जाता है, ठीक है, टेस्ट लोगों का, मान लो कि केएफसी के जो चिकन है, केएफसी के चिकन का टेस्ट अगर बदल गया तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड एक तरीके से कम हो जाएगी, तो वो टेस्ट के हिसाब से फिर काम करने लगेगा, टेस्ट को एक एंगल देकर डिमांड के इम्पैक्ट देखे जाएंगे, वहां पर प्राइस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज, प्राइस रिलेटेड ऑफ द कमोडिटी, चाहे वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूशन गुड्स हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज रिमेन अनचेंज्ड। द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, कमोडिटी क्या होना चाहिए, नॉर्मल, ऐसा नहीं चाहिए वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव में तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अब डायमंड वगैरह में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, आगे चलकर हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन के साइज बढ़ने की वजह से डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब डिमांड बढ़ गया, तो यहाँ पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ा है, ना कि प्राइस की वजह से। तो ये एजम्पशंस हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें भी कोई परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन जो चेंज है प्राइस का, कि कोई भी कंज्यूमर ये सोचना हुआ नहीं चाहिए कि भाई आगे चलकर क्या प्राइस होने वाला है, क्या प्राइस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा लॉ ऑफ डिमांड में। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल क्या होता है भाई, और डिमांड कर्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना जरूरी भी है। अब देखो, दो तरीके का डिमांड होता है, और डिमांड को हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं। अगर बोला जाए ना जनरली, डिमांड को एक टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, और डिमांड को हम लोग एक ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्या, ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म को जो डिनोट करते हैं हम लोग डिमांड को, उसको हम लोग डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं, बस ये याद रखना है। क्या, डिमांड स्केड्यूल, स्केड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, स्केड्यूल। कि अगर जो भी डिमांड को, अगर किसी भी इंसान के डिमांड को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, या डिमांड को हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड स्केड्यूल। अगर हम लोग डिमांड को कर्व या फिगर के तौर पर अगर हम लोग एक तरीके से करके चल रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिमांड कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या देखने को मिलेगा, डिमांड कर्व देखने को मिलेगा ग्राफिकल में, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट वुड बी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइस। कि डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो शो करता है बहुत सारे क्वांटिटीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज, जो कि डिमांड किया जाता है डिफरेंट प्राइसेस पर, जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब जितना भी क्वांटिटी डिमांड किया गया है जिस भी प्राइस लेवल पर, ठीक है, और अगर हम लोग उसको टेबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, अभी बताऊंगा कैसे टेबल फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड, सॉरी वो उसको बोलेंगे हम लोग डिमांड शेड्यूल। अब क्या होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल जैसे मान लो एक बंदा कौन है, राम है, ठीक है, या फिर श्याम है, जो भी मान लो कि ये श्याम है। अब श्याम मान लो कि एक टेबल बना लेते हैं भाई यहाँ पर। अब इधर इधर एक तरफ तो प्राइस लिख लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लिख लेते हैं, ठीक है। एक प्राइस लिख लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अब इधर मान लो कि हमने प्राइस लिख लिया, इधर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिख लिया, ठीक है। टेबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं कि जब प्राइस 5 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहा था, 50। जब प्राइस 7 रुपया हुआ, प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहा है, मान लो कि 40 कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको किसके फॉर्म में डिनोट किया, टेबल के फॉर्म में डिनोट किया है। बस यहाँ पर याद रखना कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड जरूर लगना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हम लोग यहाँ नहीं कर सकते थे कि प्राइस अगर 7 हो गया तो यहाँ पर हम 80 कर देते हैं, 80 नहीं करेंगे, 40 करेंगे, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम देखने को मिलता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है भाई, मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब शाम के जैसे बहुत सारे लोग होंगे भाई जो पर्टिकुलर कोई भी चीज खरीद रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर प्राइस हो गया,
ठीक है, प्राइस हो गया। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए पर्सन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी पर्सन। मान लो कि ए पर्सन के द्वारा डिमांड किया गया, बी पर्सन के द्वारा, प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। अब प्राइस मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जैसे 5 था, तो ए मान लो श्याम ए है, ठीक है। तो श्याम ने पांच रुपए में 50 खरीदा और 7 रुपए में 40 खरीदा, ठीक है। और बी में कितना हो गया भाई, एक तरीके से बी ने खरीदा मान लो 60 खरीदा और इसने 50 खरीदा 7 रुपए में। इसका मतलब मार्केट डिमांड में क्या होगा, सारे दोनों मार्केट डिमांड शेड्यूल में दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा टोटल। अगर यहाँ पर मार्केट डिमांड देखा जाए, इंडिविजुअल डिमांड नहीं, यहाँ तो ये क्वांटिटी डिमांड कैसा था, ये था इंडिविजुअल था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 50 और प्लस 60 कितना होगा, 110, और यहाँ पर 50 और 90, तो मतलब जो 5 रुपया दाम था तब कितना क्वांटिटी मार्केट डिमांड था, 110। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कि सबको ऐड करके जो भी डिमांड किया गया है। 7 था तब कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये चीज को आप आराम से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है डिमांड शेड्यूल, जिसको टेबल के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला भी गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल दैट शोज द वेरियस कमोडिटीज दैट वुड परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, क्या एक टेबल है। श्याम, अभी मैंने बताया कि श्याम ने क्या करा कि 5 रुपया प्राइस पर जो है, 5 रुपया प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना किया, मान लो अभी किया 70, और 7 रुपया में कितना किया, 50। तो इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं ना भाई, टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है मार्केट डिमांड इसी तरीके से, जब ए बी और सी तीनों का अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ए मान लो कि ए ने 70 खरीदा, ठीक है, बी ने मान लो कि 60 खरीदा, और सी ने खरीदा मान लो कि 70, कितना, 5 रुपया में। 5 रुपया में, तो मतलब प्राइस जब 5 रुपया था तब इतना खरीदा इसने, 5 रुपया प्राइस था। तो हम लोग आराम से ऐसे आराम से बना सकते हैं, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर मार्केट डिमांड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर प्राइस हो गया। तो प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, 5 रुपया प्राइस था, तो 5 रुपया प्राइस था, तो यहाँ पर क्या, 70 इसने खरीदा, 60 इसने खरीदा, 70 इसने खरीदा। इसका मतलब क्या है कि 70 70 140 और 6 200 हो गया ना, तो 200 मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल कितना हो गया, 2 साल। जब मार्केट अब 7 रुपया हो जाएगा, तो मान लो कि 7, फिर इसने जैसे ही प्राइस बढ़ा तो इसने कम खरीदना शुरू कर दिया, इसने 60 खरीदा, इसने बी ने खरीदा 50 और इसने खरीदा 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 50 60, तो कितना हो गया, 50 50 100 150 मतलब 150 150 170 हो गया। तो इसको हम लोग क्या टेबल के फॉर्म में डिनोट कर दिए, ठीक है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल in which shows a various quantities of a commodity, जो various quantities of commodity all buyers consumers are willing to purchase at a different price। all देख रहे हो, all the buyers, जितने भी सारे buyers, हमने तो एग्जांपल लिया 3, वैसे बहुत सारे buyers हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। डिमांड शेड्यूल समझ में आ गया। अब डिमांड कर्व आते हैं। डिमांड कर्व को हमेशा जो होता है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, ग्राफ के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वहां पर देखा कि ए बंदा जो है, उसने जब प्राइस 5 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था मान लो 70। जब प्राइस कितना हो गया, 7 रुपया हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था, मान लो 50। तो अगर हम लोग इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, जैसे देखो इंडिविजुअल के तौर पर, ठीक है, ग्राफ के तौर पर कर दिया। तो जब प्राइस यहाँ था, मान लो 5 रुपया प्राइस था, तो क्वांटिटी कितना हो रहा था, 70। अब प्राइस एक तरीके से क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो प्राइस P1 ज्यादा हो गया, मतलब 7 रुपया हो गया भाई। अब 7 रुपये हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन बन रहा है वो क्या हो जाएगा, कौन सा कर्व हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि एक बंदे का यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पे इधर प्राइस हो जाएगा, इधर आपका क्वांटिटी देखने को मिलता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व होता है कि अगर जो कर्व हम लोग जो बना रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व का, जैसे हमने सबका अलग अलग बना दिया, ठीक है, तो अलग अलग भी बना सकते हैं, और उसके बाद एक साथ ही जोड़ दिया। हमने देखा कि ए बी सी, हमने अभी पीछे देखा था, जैसे देखो पीछे पीछे क्या देखने को मिला, यहाँ देखो, एक मिनट, देखो
5 था तो कितना 200 हो गया, तो 500 का 200 आराम से बना सकते हो। पहले इंडिविजुअल का बना देना, देखो पहले इंडिविजुअल का बना सकते हो, फिर डायरेक्टली आप 200 बना सकते हो। 200 और 170, 200 और 170 का मतलब क्या कि जब 5 था, 5 था जब रुपया, तब कितना था 200, जब रुपया 7 हुआ तो कितना 170। तो ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल का अलग बना लेना, ए का अलग बना लेना है, बी का अलग बना लेना, सी का अलग बना लेना है, और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा वो अलग बनेगा। फिर लास्ट में तीनों को जोड़ के बना देते हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, मार्केट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड्स ऑफ अ कर्व दैट शोज अ डिफरेंट क्वांटिटी। मतलब क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज अ कर्व, इज अ टेबल नहीं है, इज अ कर्व है, ठीक है, जो कि शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। जो भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है विलिंग कर रहा है बाय करने के लिए, जिस भी पर्टिकुलर प्राइस पर, जो भी समय पीरियड में, ठीक है। मार्केट डिमांड जो कर्व होगा, it is the curve that represent the different quantities of the goods which all the consumers in the market are willing to buy at a different prices during a specific period of time। क्या, during a specific period of time when the all other factors affected when remain the same। उसके अलावा और सारे जो फैक्टर रहेंगे वो रिमेन सेम रहेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। जैसे मान लो ए बंदा था, ए बंदे का हमने देखा 5 रुपया का जब था, तो 5 रुपए का प्राइस था तो 50 ला रहा था मान लो। 6 रुपया जब दाम था तो उसमें 40 क्वांटिटी। जैसे सेम उसी तरीके से बी बंदा है, बी बंदा का क्या हो गया, पर 5 रुपया था तो 60 क्वांटिटी ला रहा था, जब 6 हुआ तो उसने 50 क्वांटिटी कर दिया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी लिख सकते हो आप। सेम उसी तरीके से दो बंदा का हमने लिया, तो यहाँ पर अलग अलग कर्व भी बना सकते हैं। इसका अलग इंडिविजुअल कर्व बन सकता है। इसका इंडिविजुअल कर्व कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5 50 कर देते हैं, 5 कितना कर देते हैं 50 कर देते हैं, और यहाँ पर 6 कितना करते हैं, 6 होता आपका 40, 6 होता कितना 40 होता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इंडिविजुअल का बन गया। अगर इसका इंडिविजुअल का बनाते हैं तो ऐसे बन जाता, इसका अलग इंडिविजुअल का, ये ए का था, ये ए का इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। 5 था तो 60 था, 5 था तो 60 था। अब क्या होता है 6 का 50, तो 6 कर दो, 6 बढ़ गया प्राइस तो कम हो गया, तो ये। अब यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, इस ये पहले बना दो फिर ये बना दो, बात बराबर हो गया, तब भी एक ही सेम तरीके से होगा, तो ये बी का हो गया। लेकिन ये इंडिविजुअल का हो गया, ये भी इंडिविजुअल का। अब मतलब मार्केट का डिमांड कर्व कैसे बनेगा, मार्केट का डिमांड कर्व, जब 5 रुपए जब प्राइस था तो प्राइस तो दोनों जगह सेम है, क्वांटिटी 50 और 6, मतलब जब मार्केट का डिमांड निकाल रहे हैं तो प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस में कोई परिवर्तन, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा भाई 110 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया भाई 190 हो, नहीं हाँ 90 हो गया, वहाँ 110 था यहाँ 90 हो गया। तो मतलब यहाँ पर प्राइस जब 5 था, ठीक है, तो 110 था। जब प्राइस यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, प्राइस 6 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया 90 हो गया। तो यहाँ हम लोग इसको मार्केट डिमांड कर्व कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो याद रखना है मार्केट डिमांड कर्व, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रीजन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। हम लोग बोले कि डिमांड क्या होता है, जो प्राइस होता है और जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी डिमांड में उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जैसा हरकत प्राइस कर रहा है वैसा हरकत क्वांटिटी नहीं कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा लॉजिकल आंसर क्या होगा इसका, कि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, जिसकी वजह से वो डिमांड स्लोप है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिव कब होता है जब उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिवली स्लोप कर्व और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो यहाँ बोला गया था डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पर लेफ्ट से, हमारे लेफ्ट से, देखो यहाँ लेफ्ट से शुरू हुआ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलता चला गया। नेगेटिवली स्लो होता है, लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड होता है। तो किन किन रीजन से जो डिमांड होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, पहले की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू की वजह से। आगे हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, उसमें शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस डिमांड में आप ये जान के चलिए कि जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। सेम उसी तरीके से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ते चला जाता है, ठीक है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है घटता चला जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो भी एडिशनल क्वांटिटी जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसके बारे में है वहां पर।
ये हम डिटेल में बताएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, इनकम की इफेक्ट की वजह से, इनकम की इफेक्ट की वजह से भी एक तरीके से हमारा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर या सेवरल यूजर्स। क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड को अलग अलग फैक्टर्स में हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं। तो ये आप रीजन दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चीज देखने को मिलेगा, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि आप इनकम के तौर पर देख रहे थे, इनकम अगर आपका मान लो कि बढ़ गया, तो इनकम बढ़ जाता है तो आपके लिए वो जो प्राइस होगा वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा, है कि नहीं? प्राइस कम होता हुआ, या फिर जो क्वांटिटी पहले ले रहे थे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और दूसरे अच्छे सामान की क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो चीजें आपस में रिलेटेबल हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा। आगे आते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोलता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बोलता है, बार बार बता रखा है, कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड घटता है और प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। अदर चीज कांस्टेंट रहते हैं। अदर क्या रहते हैं? प्राइस के अलावा अदर कांस्टेंट, अदर जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो कांस्टेंट। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अगर फॉलो नहीं हो रहा है, मान लो कि लॉ ऑफ डिमांड डजंट फॉलो, अगर मान लो कि लॉ ऑफ डिमांड डजंट फॉलो, अगर डजंट फॉलोस, तो लॉ ऑफ डिमांड अगर फॉलो नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से, जब प्राइस एक तरीके से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है, और जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट रहा है। मतलब इस तरीके की चीजें करने लगे। मतलब जब कोई भी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एक तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है कोई ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड एज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम लोग इसको बोलकर चलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चलना है। मेनी टाइम वी ऑब्जर्व दैट मोर क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज ऑफ डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, है कि नहीं? कि ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होता है हायर प्राइस पर, जैसे कि गोल्ड वगैरह होता है। दिखावटी की वजह से जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं, जब गोल्ड का कीमत बढ़ता है या डायमंड का कीमत जब बढ़ता है तभी वो डिमांड भी एक तरीके से बढ़ता है। जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी एक तरीके से कम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सस्ता वाला जो गोल्ड है वो खरीद कर हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, सिंबल ऑफ जो है स्टेटस उसके लिए। तो ये चीज याद करना इंपॉर्टेंट है कि अगर जो चीज या किसी भी चीज में या किसी भी चीज के डिमांड में अगर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है तो वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पहला गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या है भाई? वैसा गुड्स है, वैसा इंफीरियर गुड्स है जो कि किसके द्वारा दिया गया, ये बोलते हैं ऐसा इंफीरियर गुड्स है, इट इज दैट टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। घटिया वस्तु, ऐसा घटिया वस्तु होता है कि जब एक तरीके से कीमत बढ़ने पर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती हो। अगर कोई भी ऐसी चीज है घटिया वस्तु, लगभग लगभग समय क्या होता है कि जब ना कोई भी गरीब आदमी, मान लो कि गरीब आदमी है, कोई पुअर आदमी है, वो कुछ बहुत सस्ता सामान खा रहा है, सस्ता इंफीरियर गुड्स को हम बोलेंगे अनब्रांडेड, कि अनब्रांडेड गुड्स खा रहा है, सस्ता सस्ता वस्ता सामान खा रहा है। तो इसका मतलब जब प्राइस उसका बढ़ेगा मान लो, तो वो क्या सोचेगा, यार कि और ज्यादा कीमत ना बढ़ जाए भाई, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो अभी उसको खरीद के रख लो। जब उसका प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी एक तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे गुड्स जो कि प्राइस पर रिलेट करते हैं, एक गुड्स होता है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स जो होता है वो इनकम के तौर पर, इनकम के हिसाब से होता है। ठीक है, वो इनकम के हिसाब से चीजों को लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स, वैसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने के ऊपर, मतलब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है। ठीक है, बोला गया है कि गिफिन गुड्स, जो कि 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा ये दिया गया, ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया गिफिन गुड्स का, who pointed out that are those inferior goods, क्या बोला? those goods नहीं बोला है, वैसे घटिया वस्तु, वैसे inferior goods on which a consumer spends a larger part of the income and the demand for which falls with the fall in the price। कि जब डिमांड फॉल हो जाता है प्राइस फॉल होने पर, ठीक है, क्या होता है? विच डिमांड फॉल्स विद द फॉल इन द प्राइस एंड द डिमांड राइजेस विद द राइज इन द प्राइस। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? गिफिन गुड्स। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, तो कोई बोलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड किसमें नहीं काम कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड
इज नॉट वर्किंग, यहाँ पर गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग। क्लियर? आई होप सो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। याद रखना कि इंफीरियर गुड्स इनकम पर डिपेंड करता है, इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल देखा जाए, इसको थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो इंफीरियर गुड्स के तरीके से। इसमें क्या होता है, इंफीरियर गुड्स अगर सिर्फ है तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें उल्टा रिलेशन होता है जो कि आपको देखकर चलना है। लेकिन अगर वैसे इंफीरियर गुड्स जिस पर जो है प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए, तो उसको हम लोग गिवन गुड्स बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं कि आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। स्नॉब अपील का मतलब कि यहाँ पर समझो कि क्या बोला गया भाई, डायमंड्स आर ऑफन एज एग्जांपल इन दिस केसेस में स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, स्नॉब अपील भी बोलते हैं, कि जब जो है प्राइस बढ़ने की वजह से, मतलब डायमंड की प्राइस बढ़ गई, तो डायमंड का प्राइस बढ़ गया भाई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से उसका वैल्यू, प्रेस्टीज वैल्यू, उसका इज्जत जो है मार्केट में, अगर उसको पहन के कोई पार्टी वार्टी में जाएगी, जो बड़े बड़े घर की महिलाएं, तो उनको नोटिस किया जाएगा। तो उनका स्टेटस को बनाए रखने के लिए अगर कोई एक्सेप्शन काम करता है तो उसको हम लोग स्नॉब अपील बोलते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द डायमंड गोज अप देयर प्रेस्टीज वैल्यू विल गो अप। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द डायमंड बाय द रिच कंज्यूमर में इंक्रीज। इसीलिए जो रिच कंज्यूमर से डायमंड को बाय करेंगे भाई, तो उनका एक तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। मान लो कि एक कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है भाई, बोल रहा है कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, कि यार अभी ना 2-4 महीने बाद फ्रिज का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सोच रहा है, क्या थिंक कर रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा थिंक कर रहा है, मैंने बताया भी था डिटरमिनेंट्स में, ऐसा थिंक कर रहा है, तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी ये अभी बढ़ेगा। ठीक है, ये अभी बढ़ेगा नाउ। ठीक है, नाउ याद रखना है। अगर ये सोच रहा है कंज्यूमर कि आने वाले समय में प्राइस कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में खरीदेगा जब प्राइस कम हो जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है, जैसे कि मान लो कोविड में बहुत सारी चीजें ऐसी चीज हुए थे कि अचानक से क्या हुआ था, प्राइस बढ़ गया था, उसके बावजूद भी लोग जो है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते, क्योंकि उनको लगने लगा कि शॉर्टेज ना हो जाए भाई। इमरजेंसी में शॉर्टेज का डर रहता है, फूड की शॉर्टेज ना हो जाए। अभी कारगिल, अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था, तो उसमें भी थोड़ा सा ये फेज आया था कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा, युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनके सिचुएशन में जो है वो काम करता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और अगर किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप इस वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।